संविधान के रचयिता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर इस वक्त देश की राजनीति चरम पर है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। सदन से लेकर सड़क तक का माहौल गर्म है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर समूचा विपक्ष आक्रामक है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब को 2 चुनाव हराने का काम कांग्रेस ने किया और बाबा साहेब के खिलाफ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रचार किया था। खैर, आज की वीडियो में हम आपको उन 2 चुनावों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हार हुई थी। ये चुनाव कई मायनों में अहम थे। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उस वक्त जो चुनाव का तरीका था वो भी बेहद दिलचस्प था, क्योंकि बाबा साहेब का उनके पहले चुनाव में 4था नंबर आया था और उन्हें हराने वाले कैंडिडेट तीसरे नंबर पर थे। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और हुआ यूं था कि अगली कड़ी आपके सामने प्रस्तुत है। महात्मा गांधी और कांग्रेस की कटु आलोचना के बावजूद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान की थी। इसलिए आजादी के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देश का पहला कानून एवं न्याय मंत्री बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्होंने इस आमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया था। सरकार में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। डॉक्टर अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था। खैर, उन्होंने 4 साल 1 महीना और 24 दिन नेहरू मंत्रिमंडल में काम करने के बाद 27 सितंबर 1951 को नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इस्तीफा देते हुए एक पत्र भी लिखा था जिसमें उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह भी बताई थी। हालांकि ये पत्र उपलब्ध नहीं है। खैर, दैनिक जागरण समाचार पत्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक समाज में महिलाओं को भी पुरुषों के समान बराबरी का दर्जा दिलवाने के लिए उन्होंने एक बिल पारित करने का प्रस्ताव रखा था, जिसमें पिता की संपत्ति पर बेटियों का भी बेटों के समान ही अधिकार होने का प्रस्ताव था। इस बिल को हिंदू कोड बिल कहा जाता है। इस बिल में विवाह में जाति के महत्व को खत्म करने, तलाक के नियम और गोद लेने के लिए नियमों को पारित करने पर चर्चा की गई थी, लेकिन उनके इस बिल को कैबिनेट में पास होने की मंजूरी नहीं दी गई थी। इस बिल के पास नहीं होने की वजह से ही 1951 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। खैर, साल 1951-52 में देश में आजादी के बाद पहले आम चुनाव हुए। बॉम्बे सिटी नॉर्थ सीट से डॉक्टर BR अंबेडकर ने अनुसूचित जाति संघ से चुनाव लड़ा। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना साल 1942 में बाबा साहेब अंबेडकर ने ही की थी। इस चुनाव में 89 लोकसभा सीटें ऐसी थी जिन पर 2-2 सांसद जीते थे, यानी एक संसदीय सीट पर 2 सांसद। दरअसल 1952 में आरक्षित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए एक सीट पर 2-2 सांसदों का फॉर्मूला अपनाया गया था। दिलचस्प बात यह है कि इन सीटों पर जनता को भी 2-2 वोट डालने का अधिकार था। हालांकि कोई भी मतदाता अपनी दोनों वोट एक ही उम्मीदवार को नहीं दे सकता था। इसके बाद वोटों की गिनती के दौरान सामान्य वर्ग के जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते थे उसे विजय घोषित कर दिया जाता था। इसी तरह आरक्षित वर्ग के जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते थे उसे सांसद चुन लिया जाता था। हालांकि यह व्यवस्था साल 1962 के चुनाव में खत्म कर दी गई। अब सीधे आते हैं बॉम्बे सिटी नॉर्थ सीट के चुनाव पर। यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार और उनके खुद के निजी सहायक यानी कि पीए रह चुके नारायण काजरोलकर से था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में जबरदस्त माहौल था और नारायण काजरोलकर उनके उम्मीदवार थे। अपने उम्मीदवार के पक्ष में पंडित नेहरू ने भी प्रचार किया था। हालांकि इस सीट पर मुकाबला कड़ा ही माना जा रहा था।
अशोक मेहता के नेतृत्व वाली सोशलिस्ट पार्टी का समर्थन भी डॉक्टर अंबेडकर को था, जबकि इसी सीट से सामान्य वर्ग में अशोक मेहता भी उम्मीदवार थे। साथ ही सामान्य वर्ग में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता श्रीपद अमृतपंत डांगे यानी एस.ए. डांगे भी उम्मीदवार थे। सामान्य वर्ग में कांग्रेस के उम्मीदवार गांधी विट्ठल बालकृष्ण थे। इस चुनाव में सबसे ज्यादा वोट 1,49,138 कांग्रेस उम्मीदवार गांधी विट्ठल बालकृष्ण को मिले थे। ऐसे में सामान्य वर्ग में विट्ठल बालकृष्ण चुनाव जीते थे। दूसरे नंबर पर अशोक मेहता रहे थे, जिन्हें 1,39,741 वोट मिले थे, लेकिन वह भी सामान्य वर्ग से थे। तीसरे स्थान पर अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले कांग्रेस उम्मीदवार नारायण काजरोलकर रहे थे। ऐसे में उन्होंने जीत दर्ज की थी। उन्हें 1,38,137 वोट मिले थे। चौथे स्थान पर अनुसूचित जाति संघ के उम्मीदवार बाबा साहेब आंबेडकर थे, जिन्हें 1,23,569 वोट मिले थे। सीपीआई के एस.ए. डांगे 5वें नंबर पर थे, जिन्हें 96,755 वोट मिले थे। हार के बाद आंबेडकर ने नतीजों पर सवाल उठाए थे। पीटीआई की एक रिपोर्ट में 5 जनवरी 1952 को डॉक्टर अंबेडकर के हवाले से कहा गया था कि बॉम्बे की जनता का भारी समर्थन कैसे इतना झूठा साबित हो सकता है। यह वास्तव में चुनाव आयुक्त द्वारा जांच का विषय है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अशोक मेहता ने मुख्य चुनाव आयुक्त के समक्ष एक संयुक्त चुनाव याचिका दायर कर परिणाम को रद्द करने और उसे अमान्य घोषित करने का अनुरोध किया था। उन्होंने यह भी दावा किया था कि कुल 74,333 वोटों को खारिज कर दिया गया और उनकी गिनती नहीं की गई। हालांकि फैसला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पक्ष में नहीं आया था। खैर 1954 में भंडारा लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था। इसमें अनुसूचित जाति संघ के उम्मीदवार के तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनाव लड़े थे, लेकिन प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार अशोक मेहता पहले नंबर पर थे, जिन्हें 1,49,636 वोट मिले थे। सामान्य वर्ग में वह चुनाव जीते थे। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के उम्मीदवार बी.एन. अर्जुन रहे, जो अनुसूचित जाति वर्ग से थे। इन्हें 1,41,164 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे, जिन्हें 1,32,483 वोट मिले थे। यानी बी.एन. अर्जुन से वह 8,681 वोटों से हार गए थे। साल 1957 में देश में दूसरे लोकसभा चुनाव हुए, लेकिन उससे पहले ही 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हो गया था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह एपिसोड भी पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट कर दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।